हम लोग बात कर रहे हैं बोहर्स मॉडल की। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें तो रदरफोर्ड वाली ही हैं, लेकिन इन्होंने एक कुछ अलग बातें करी जो कि स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती थी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसा हो सकता है। पहली बात है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल। एटम कितने पार्टिकल से मिलकर बनता है? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने ही बोल दिया था, उसका एक्सपेरिमेंट था पूरा। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द स्मॉल न्यूक्लियस। ये बात भी सबको पता है, न्यूक्लियस के अंदर था। रदरफोर्ड अंकल ने भी यही बात कही थी। आगे, electrons revolving rapidly around the nucleus in a fixed path called energy level। ये बात नहीं आई है, ये बात लेकिन आपको पहले से पता है। के एलिमेंट शेल्स होते हैं, इन्होंने ही बताई थी एक्चुअली वो बात। ठीक है, कि शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं अपने अपने शेल्स में, जितनी जितनी उनकी वैल्यू है, जितनी जितनी उनकी एनर्जी है, उसी एनर्जी लेवल के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। अपनी एनर्जी लेवल से नीचे ज्यादा नहीं आते। जैसे मैंने आपको बताया था, जो साइकिल चला रहा है उसमें एनर्जी कम है, साइकिल में एनर्जी कम है एक्चुअली, जो चला रहा है उसमें तो खूब होगी। जो साइकिल स्कूटी चला रहा है उसमें एनर्जी, उस बंदे में नहीं, उस स्कूटी में एनर्जी ज्यादा है, पावर ज्यादा जनरेट कर रही है। ऐसे बाइक में और ज्यादा हुई, ठीक है, फिर कार में और ज्यादा है, ट्रक में और ज्यादा है, ट्रेन में और ज्यादा है। तो हम लोगों ने इनको अलग अलग पाथ दिए हैं चलने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल अलग ही होती है, दैट इज द रीजन। तो इन्होंने भी ऐसे किया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग रिपीटली अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास घुमाया गया इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल, जिसको हम ऑर्बिट्स, के एलिमेंट शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लिमिट है, जैसे के में 2, अगले में 8, फिर उसके अंदर 18, फिर ऐसे ऐसे करके। सर 16 बोलना था, 80 तो बोलना था आपने, गलत बोल दिया शायद, है ना? नहीं, ठीक बोला है। जो आप लोगों को मैंने कॉन्फ़िगरेशन 20 तक एलिमेंट्स की सिखाई है, दैट इज 288, है ना? लेकिन अगर शेल्स की बात करें, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड में 8, देन 18, देन 32 ऐसे करके होता है। मैं अगर ये भी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको फॉर्मूला बताता हूं। 2n² इज द फॉर्मूला, n इज द नंबर ऑफ शेल। अगर फर्स्ट शेल की देखना है तो 1 डालो, यू गेट द आंसर 2, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आने हैं। देन सेकंड 2 के लिए 2 का स्क्वायर, 4 4 टू जा 8। अगला 3 है ना, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना होता है? 9 टू जा 18, सॉरी। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अगर नहीं दिख रहा तो नीचे करते हैं थोड़ा सा, लास्ट वाला। ठीक है, तो ये समझ आ गया कैसे चला। ऐसे ही फोर्थ शेल की अगर हम लोग बात करें तो 2 का 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, लेकिन जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, तो हम करते हैं 2 8 8 ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की कैलकुलेशन हमें यही बताती है। पीरियोडिक टेबल ऐसे बना हुआ है, तो उसके अंदर ऐसे ही जाना सबसे बेटर रहता है। दैट इज द रीजन कि हम उसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वो सब छोड़ो, बस ये समझो कि शेल जितने आ सकते हैं हमने उतने ही डालने होते हैं। क्लियर है? चलें आगे। तो ये एक बात होती है। ठीक है, आगे, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एनर्जी लेवल के पास अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, तो किस किस को इलेक्ट्रॉन्स को रखेगी। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल। अगर अपनी अपनी एनर्जी लेवल में घूमते रहेंगे तो उनमें से कोई एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होगा। जबकि रदरफोर्ड मॉडल हमने पढ़ा था तो उन्होंने बोला था कि वो एक्सेलरेशन मोशन करेंगे, जिसकी वजह से वो एक समय पे उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, है ना, और उसके बाद वो न्यूक्लियस के साथ जाके टकराएंगे और ब्लास्ट होगा, एटम विल बी ओवर। ऐसा ही कहते हैं, नहीं होता, क्योंकि वो अपने अपनी एनर्जी लेवल में जितनी देर तक चाहे वहां तक घूम सकता है, और वो घूमता रहेगा तो उसके अंदर देयर विल बी नो लॉस इन द एनर्जी। ठीक है, इन द सेम एनर्जी लेवल के अंदर जब तक वो घूमता रहता है, एंड द एटम रिमेन स्टेबल। एटम कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये नील बोहर के ये क्या थे? मॉडल था। अगर आप पूछो सर रदरफोर्ड वाला ठीक था या नील बोहर वाला ठीक था, या सबसे पहले जे थॉमसन ठीक था? देख बेटी, सबसे लास्ट वाला ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि लेटेस्ट वो है ना। गलत कोई भी नहीं था अपने समय पे। याद नहीं है वो लैपटॉप कंप्यूटर वाली कहानी? जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बना था, ठीक तो वो भी था, देन लैपटॉप बना, ठीक तो वो भी था, समझे? तो हाँ, जब लैपटॉप हमने बनाया तब हमें कुछ कमियां नजर आई अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है ना, कि इतना बड़ा है, इतना भारी है, इतना ये है, इतना वो है। ऑब्वियसली जब एक लेटेस्ट चीज आती है तो पुरानी वाली आउटडेटेड ही तो लगती है। ठीक है ना, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा ज्यादा एडवांस तरीके से पढ़ चुके होते हैं। तो नील बोहर का सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है।
ठीक है, एज कम्पेयर टू रदरफोर्ड या जे थॉमसन और एनीबडी एल्स। क्लियर है? यानी कि अगर फोर्थ नहीं समझा तो देख लो, देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड, के एल एम एन, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं, वो यही बात तो है ना, बस ये वाली बात है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन जब हमने करने होते हैं, जब फॉर्मूलाज बनाने होते हैं हम लोगों को, तो कॉज क्या होता है उसका, या हम लोग कैसे करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसके तीन तरीके से हो सकते हैं, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एक तीसरा जो कार्बन और सिलिकॉन करता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोडियम है मेरे पास, अगर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देगा। आप बोलोगे सर ये इसके ऊपर ये बिंदी क्या लगा दी है ना, कोई बात नहीं, इसकी मम्मी की थी बिंदी, इसकी सिर पे लगा दी। सोडियम 11 नंबर पे आता है, K11 करो 281, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वी कॉल्ड इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक एलिमेंट के एटम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिर के ऊपर लगा देते हैं, ऐसा आसपास रिवॉल्व करवा देते हैं। Similarly, if I'm talking about chlorine, then chlorine has 17 electron, KLM287. That is why I am putting 7 dot over here. ठीक है, अब दिक्कत ये थी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। दिस इज हाउ इट्स react or combine together to form a NaCl, and this is the common salt that we are having from our childhood. Common salt वो नमक वही है। ठीक है, अच्छा जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप लोगों ने सुना होगा सीएनजी वाली एक गाड़ी आती है आजकल, तो बहुत सारी चल रही है सीएनजी कार्स, है ना, बेनिफिशियल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और अपनी पॉकेट के लिए भी। तो उसका फॉर्मूला होता है CH4, इट समवट लुक लाइक दिस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट। जो क्रॉस लगाया मैंने, ये हाइड्रोजन का एक फालतू इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको बताओ तो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो K के अंदर 1 होता है, तो दैट इज व्हाई आई रिप्रेजेंट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देयर। सेकंड, if I'm talking about the carbon have 6 electrons, KLMN24, that is why we have to put 4 dots around the carbon। क्लियर है? अब होगा क्या, अब कार्बन चार इलेक्ट्रॉन ना ही लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। देखो ना, इसको यहाँ पे 8 चाहिए, 8 चाहिए, नियोन बनना है इसने, या तो इसको हीलियम बना दो, या कि यहाँ पे 2 आए, है ना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए या 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। लेकिन ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन कोई गेन और लूज थोड़ा कर सकता है, नहीं कर सकता ना, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं या टिल 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। फिर हम क्या करें, इसको करने की ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है, ये शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग। तो अपने जैसे या तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा एटम लेके आए वो जो उसे 2-2 करके 2 बार इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, या ऐसा इलेक्ट्रॉन लेके आए जो एक एक करके उसको 4 बार ले। तो ऐसे 4 एटम्स उसको लेके आने पड़ेंगे, इसलिए रिप्रेजेंटेड है CH4। मतलब एक कार्बन को सेटिस्फाई करवाने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करवाने के लिए वी नीड 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन भी तो रोएगा, हाइड्रोजन बेचारा खुद गरीब है, उससे क्या मांगू। हाइड्रोजन कहता है देख हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, when you are in need of it you can take it, if I'm in need of it I have to take it please। है, अभी ये काम हुआ, हाइड्रोजन को नीड थी ले गए, अब नीड आई है कार्बन को, तो कार्बन कहता लाओ भाई अपने अपने भी लाओ, और जो मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके गए थे मैंने तो वो रख ही ली है। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स फॉर्म। और इतना अगर नहीं समझ आया आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स इन अ 10th क्लास, राइट। बस थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, और आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें समझ नहीं आया ये, फिर भी थोड़ा सा नहीं समझ आया। अच्छा, पहले बात समझते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, देखो एक मेटल, एक एलिमेंट को रिएक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या गेन करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या गेन करने हैं, उसे बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, रीड करते थे, कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कि इलेक्ट्रॉन लूज कितने करने पड़ेंगे, कितने गेन करने पड़ेंगे, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। आगे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो आपने KLMN चल करा है, मान लो ये है हमारे पास KLMN चल करने के बाद, दिस इज मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? 2। ठीक है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2। तो अब बात आती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता क्या है? जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो हाइड्रोजन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल कितना है उसका? 1। तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की तो KLMN 2882 आउटर में कितने हैं? 2। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की 287 तो आउटर मोस्ट के कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर में कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा क्लोरीन में, तो आउटर में कितने हो गए? 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी, वैलेंसी की बात नहीं करी मैंने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। वैलेंसी की बात तो गलत लग रही होगी तुम्हें, है ना? हाँ, गलत है ये तो। वैलेंसी की बात नहीं करी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी। तो वैलेंसी अगर तो मेटल की निकल रही है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, काम हो जाएगा। देखो अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हाइड्रोजन का 1 बोला आपने दिक्कत नहीं बोली, जैसे मैग्नीशियम का 2 बोला तब भी दिक्कत नहीं लगी, अगर मैंने कैल्शियम का 2 बोला तब भी दिक्कत नहीं लगी। लेकिन जैसे ही मैंने नॉन मेटल का बोल दिया 7, तो बोला सर ये तो हो ही नहीं सकता, वैलेंसी तो हाई टू हाई 3 होती है ना? तो ये कैसे किया आपने? अगर वैलेंस सी है नॉन मेटल की तो आप 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देना। एग्जांपल के लिए क्लोरीन की 8 माइनस 7, आंसर क्या आएगा? 1। क्या ठीक है? वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। तो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल को निकालने का तरीका ये है, वैलेंसी ऑफ मेटल को निकालने का तरीका ये है, और मैंने आप लोगों को टेबल बनाते समय इनसे भी बेटर तरीके बताए थे। आती है हमें कैसे पता लगा सर मेटल है या कोई नॉन मेटल है? ठीक है, देख सीधी सीधी बात है, जो अमीर है वो मेटल है, जो गरीब है नॉन मेटल है। सर अब उसने हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लिखा हुआ आया है, उसके गले में सोने का हार थोड़ना बता दूंगा अमीर है या गरीब है, नहीं। सिंपल सी बात है, अमीर और गरीब है वैसे। बेटा KLMN कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तेरे को लग रहा हो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, अमीर इंसान ही लूज कर सकता है, 2000 मेटल। जो तेरे को लगता है ये तो पहले ही गरीब है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, इसके आसपास। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन किसकी तरह बनना चाहता है? नियोन की तरह, आर्गन की तरह बनेगा ना? आर्गन की तरह बनना चाहता है। आर्गन की तरह बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या गेन? भाई 17 है ना, तो 287 है, इसको बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो गरीब है खुद। अब गरीब कौन होते हैं? नॉन मेटल। अब जब तू इतना देख ही लेगा तो तेरे को साफ पता लग जाएगा इसके वैलेंसी क्या है इसकी? 1। कैसे? 288 था, 287 ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो मतलब लेके आएगा, मतलब नेगेटिविटी लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव तो -1। तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोल तो रहा हूँ, इससे बेटर तरीके बताए थे मैंने, समझे? लेकिन उनकी भी एक बात थी, मैंने बुक में लिखी है कि स्टेबल वाले जो हैं, मतलब जो नोबल गैसेज है लाइक आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, है ना, तो इनका हम क्या करें? बेटा ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इनको इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते। इनकी केमिकल रिएक्शन अगर इनको करवाने पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है करवाने के लिए। वैसे तो ये केमिकल रिएक्शन करते ही नहीं है, नहीं, जो खुद स्टेबल है, जैसे ये ये ऐसे, ये स्टेबल है, इनको क्या जरूरत है? ठीक है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही गेन।